मध्य प्रदेश की रहने वाली चंद्रिका जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां उसने लाइफ में अपने मन मुताबिक सारी खुशियां पा ली थी। और यह सब कुछ उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल भी साफ साफ बयां कर रही थी। चंद्रिका नई नई जगह ट्रैवल करती, लग्जरी गाड़ियों में घूमती, नई गाड़ियां परचेज करती, अपने सारे महंगे शौक पूरे करते हुए इस लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया में फ्लेक्स करती। पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर कदम में उसे सक्सेस मिलने लगी थी। जैसे मानो वो जिस भी चीज की ख्वाहिश कर ले वो उसे हासिल हो जाती हो। और उसकी जिंदगी में यह सभी बदलाव तब आना शुरू हुए जब से उसकी शादी अविनाश प्रजापति से हुई। अविनाश एक बड़ा बिजनेसमैन था और चंद्रिका उसके उन सभी बिजनेसेस में उसकी पार्टनर थी। शादी के कई साल बाद भी दोनों के बीच उतना ही गहरा बॉन्ड था जैसे किसी नए मैरिड कपल में होता है। इसी प्यार की वजह से वो अपनी लाइफ के हर ओकेजन को बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करते थे। चाहे उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, घर में किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई प्रोफेशनल सक्सेस। दोनों का 6 साल का बेटा भी था। अब कहने को तो यह एक लविंग फैमिली थी जिसके पास ढेर सारा पैसा, लग्जरी, गाड़ियां और वो हर चीज जो आज समाज के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बेहद सक्सेसफुल होने की निशानी है। एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इस कपल के पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग थे। इंस्टाग्राम की रील से लेकर आस पड़ोस या फिर सोसाइटी में जो भी इस कपल को देखता, जो भी इनसे मिलता, वो इनकी लाइफस्टाइल और रुतबे से इम्प्रेस्ड हो जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह कपल इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानी रूप में हैवान इनके जैसे होते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। क्योंकि बेफिक्री से घूमते फिरते अपनी लाइफ को एंजॉय करते ये बहरूपिये ऐसे खतरनाक खेल को अंजाम दे रहे थे जिसने कई लड़कियों और लोगों की जिंदगी इस कदर तबाह कर दी थी कि इनके पीछे 3 स्टेट्स की पुलिस पड़ गई। यह केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी आपके बीच घूम रहा शख्स आपको जो दिख रहा होता है वो सिर्फ नजर का धोखा होता है। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वॉचिंग द क्रीपीएस्ट केस ऑफ अविनाश एंड चंद्रिका। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के ग्राम सहायक पुरुषोत्तम प्रजापति का बेटा अविनाश प्रजापति मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसकी एजुकेशन पूरी होते ही घर वालों ने उसकी शादी करवा दी थी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही अविनाश ठेकेदारी के साथ साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की सप्लाई का काम करने लग गया। उसका यह काम अच्छा चल गया और ठीक ठाक कमाई भी होने लग गई। लेकिन समय बीतने के साथ जितनी अच्छी उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई थी, उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही खोखली बन चुकी थी। हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार अविनाश का डिवोर्स हो गया। अविनाश ने इस डिवोर्स के बाद लाइफ में मूव ऑन करने के लिए खुद को बिजी करते हुए अपना टाइम और फोकस अपने आप को फिट करने में लगा दिया। अविनाश को मोटर बाइक्स और कार का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आया जब वो नई कार परचेस करने के लिए एक कार शोरूम गया, जहां उसकी मुलाकात शोरूम की सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पालीवाल से हुई। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छोटी सी मुलाकात आगे चलकर एक बड़ी कहानी का रूप ले लेगी। चंद्रिका और अविनाश की यह दोस्ती बेहद कम वक्त में प्यार में तब्दील हो गई थी और इस रिलेशन को नाम देते हुए दोनों जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध गए। चंद्रिका के अविनाश के जिंदगी में आने के बाद जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई। अविनाश एक एक करके नए बिजनेसेस खोलता गया। रुद्रा इवेंट्स, रुद्रा कंस्ट्रक्शंस और रुद्रा एंटरटेनमेंट, जिसे रन करने में चंद्रिका उसकी पूरी मदद करती। और सिर्फ बिजनेसेस संभालना ही नहीं बल्कि चंद्रिका प्रमोशन में भी उतनी ही एक्टिव थी। अब आप हर पार्ट पर गौर करिएगा क्योंकि हम एक एक कर सच्चाई की हर परत को खोलेंगे। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइंस डे के दिन अविनाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा कि शिवरात्रि के अवसर पर रुद्रा एंटरटेनमेंट ने बूम शंकर नाम से एक नया गाना प्रोड्यूस किया है जो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आज की तारीख में इस वीडियो पर 12 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मल्टीपल कंपनीज को रन करने के साथ इन लोगों ने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी खोली जिसमें अविनाश एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चंद्रिका एज अ बिजनेस पार्टनर थी। उनकी जिंदगी की खुशियां तब और बढ़ गईं जब 3 अप्रैल 2019 को उनके बेटे हैरी का जन्म हुआ। यह कपल सिर्फ अतरंगी ही नहीं था बल्कि उनकी हरकतें भी अक्सर हद से ज्यादा फ्लैशी, ओवर द टॉप और दिखावे से भरी होती थी। जैसे हर पल अपनी जिंदगी को एक नुमाइश बनाकर दिखाना उनकी आदत हो। इस दिखावे के जुनून ने उनके रिश्ते को भी एक शो बना दिया था। चंद्रिका का अविनाश के नाम का टैटू हो या उसके बर्थडेज पर पूरे कमरे को उसकी फेवरेट शराब से भर देना, यह सब प्यार कम और प्रदर्शन ज्यादा लगता था। हर लम्हा कैमरा के लिए था
और हर एहसास रील्स के लिए। अविनाश भी इसी दिखावे में जी रहा था। एनिवर्सरी और बर्थडेज में लग्जरी गाड़ियों में घूमना, अलग अलग जगहों पर ट्रिप्स और शराब के नशे में बनाई गई रोमांटिक वीडियोस उनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। साथ ही जिम में वर्कआउट करना और एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए मॉडल के साथ इरोटिक वीडियो शूट और बाहुबली के गेटअप में शॉर्ट वीडियोस बनाना, सब कुछ सोशल मीडिया की शोशेबाजी का हिस्सा था। लेकिन इस चमक दमक, इस लग्जरी और इस नकली दुनिया के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। ऐसी कहानी जो सिर्फ दिखावे पर टिकी थी और जिसे जिंदा रखने के लिए यह दोनों ऐसी साजिशों को अंजाम दे रहे थे जो आगे चलकर कई जिंदगियां तबाह कर देने वाली थी। कुछ साल तक अविनाश का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिजनेस तो अच्छा चला, पर धीरे धीरे उस बिजनेस में घाटा होने लग गया। और वो दोनों जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे थे, उसके चलते वैसे भी दोनों के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ खास नहीं बचा था। लेकिन जब ऐसे लोगों को अय्याशी का एक बार भी चस्का लग जाता है, तो ये फिर अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगा पाते। और यही वजह थी कि अविनाश और चंद्रिका ने अब अपनी कमाई के लिए गलत हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। शुरुआत इन्होंने आम जनता को अपने शोशेबाजी के झांसे में लाकर ठगने से की। फिर लोगों से ऐप डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ बना लाखों रुपए इन्वेस्ट करवाए और फिर सारे पैसे लेकर यह दोनों रफू चक्कर हो गए। लोगों की मेहनत की कमाई को लूटकर वो उन पैसों से अय्याशियां करते, नई गाड़ियां खरीदते और अपने लूट के पैसों से बनाई लग्जरी को इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करते हुए इसी झांसे से नए लोगों को अपनी साजिशों का शिकार बनाते। जब हमने इनकी प्रोफाइल को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि जिस बूम शंकर गाने को अविनाश ने अपनी इंस्टाग्राम में रुद्रा एंटरटेनमेंट कंपनी से प्रोड्यूस होने की बात लिखी थी, वो भी असल में झूठी ही थी। अगर हम यूट्यूब पर इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाएं तो प्रोड्यूसर्स में कहीं भी अविनाश या उसकी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। यह सब सिर्फ अपनी कंपनीज के नाम पर लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर उन्हें लूटने का एक तरीका था। और इनके इसी खेल में कभी कभी चंद्रिका का भाई सूरज पालीवाल भी इनकी मदद करता था। एक जगह पर बसकर वहीं के लोगों को ठगने के बाद यह दोनों वहां पर लिए किराए के घर को खाली कर किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते और फिर उस नई जगह लोगों को ठगने का सिलसिला शुरू कर देते। अपने इस लूटपाट के काम को एक लेवल ऊपर बढ़ाते हुए अविनाश ने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की ट्रेडिंग कंपनी खोली और इसके लिए उन्होंने बाकायदे एक ऑफिस और विजिटिंग कार्ड्स तैयार करवाए। साथ ही कंपनी के लिए एम्प्लॉयज भी हायर किए। इस कंपनी में ये लोगों को जल्दी और आसान किश्तों में लोन दिलवाने और पैसा डबल करने की स्कीम का एडवर्टीजमेंट करने लग गए, जिसमें कई लोग इनके झांसे में आ गए, जिनसे इन्होंने अच्छे खासे पैसे लूटे। इनफैक्ट एक पुलिस वाला भी इनके लालच में आकर इनकी ठगी के जाल में फंस गया। जब हमने इनके विजिटिंग कार्ड वाले एड्रेस को खोजा तो पाया कि इस एड्रेस पर कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं है। इनफैक्ट जिन एम्प्लॉयज को इन्होंने काम पर रखा था उन्हें भी बिना सैलरी दिए काम से निकाल दिया। इतना ही नहीं, जब कुछ लोग अपने पैसे वापस मांगने गए तो अविनाश ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। खुलेआम यह लोग आम जनता के पैसों के साथ हेरफेर कर रहे थे। हालांकि इनके इस खेल में तब कुछ समय के लिए रुकावट आई जब 24 अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में अविनाश, चंद्रिका और सूरज के खिलाफ चीटिंग, साइबर क्राइम और थ्रेटनिंग का केस दर्ज हुआ और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि एक बुराई दूसरी बुराई को बहुत जल्दी खोज लेती है। जेल में उनकी मुलाकात वहां के एक कैदी स्वामी वैराग्यानंद गिरी से हुई, जिसे लोग मिर्ची बाबा नाम से जानते हैं। मिर्ची बाबा की कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव तक काफी मजबूत पॉलिटिकल पकड़ थी। खुद को स्वामी कहने वाला यह मिर्ची बाबा 28 साल की महिला के बलात्कार के इल्जाम में अगस्त 2022 से इसी जेल में बंद था। लेकिन इस देश में अगर पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन है तो जेल की सलाखें भी कमजोर पड़ जाती हैं। जेल में अविनाश और चंद्रिका की मिर्ची बाबा से हुई मुलाकात इतने अच्छे रिलेशन में बदल गई कि जेल से बाहर आते ही मिर्ची बाबा ने अविनाश और चंद्रिका के घर में पूजा पाठ भी करवाई। इतना ही नहीं, जब साल 2023 में मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बन मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से चुनाव लड़ने को खड़ा हुआ, तब नॉमिनेशन फाइल करते समय चंद्रिका ने प्रपोजर बनकर एफिडेविट पर साइन किए और इसी फेवर के बदले मिर्ची बाबा की वजह से चंद्रिका के कनेक्शन अखिलेश यादव तक से बन गए। इतने क्राइम करने के बाद भी जेल से मिली आजादी और अब पॉलिटिकल कनेक्शन बनने के बाद से तो इस कौन कपल के अंदर कानून का डर पूरी तरह से खत्म हो गया, जिसके चलते अब वो बेखौफ होकर ऐसे अपराध को अंजाम देने वाले थे जो इंसानियत को भी शर्मसार कर देने वाला था।
हाउस नंबर 24, प्रतीक गार्डन, बाग सेवेनिया, भोपाल। यह कपल लोगों को ठगते ठगते फिर से नई लोकेशन पर शिफ्ट हुआ और इस बार वो भोपाल के बाग सेवेनिया लोकेलिटी में रेंट पर रहने लग गया। हाउस ओनर और सोसाइटी को दिए गए दस्तावेजों में अविनाश ने खुद को स्टील बिजनेसमैन बताया और फर्जी आधार कार्ड सबमिट किया जिसमें उसका एड्रेस इंदौर का लिखा हुआ था, जबकि वो नरसिंहगढ़ का रहने वाला था। यह कपल वापस से श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस के नाम पर लोगों को लूटने लग गए, लेकिन उनका मन लूट की इस कमाई से भी नहीं भर रहा था। इसलिए अब इन दोनों ने बड़ा हाथ मारने के लिए एक नया प्लान बनाया जिसे चंद्रिका ऑपरेट करने लग गई। इस प्लान के तहत अविनाश ने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर चंद्रिका की मदद से प्रोफाइल सेटअप की और उस प्रोफाइल में उसने खुद को तलाकशुदा और छत्तीसगढ़ की एक स्टील फैक्ट्री का ओनर बताया। सिर्फ यही नहीं, अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए उसने दी बॉस अविनाश नाम से एक नई इंस्टा आईडी भी बना ली। धीरे धीरे इस अकाउंट पर वो अपनी एक फेक दुनिया रचने लगा। कहीं वर्कआउट वीडियोस, कहीं महंगी गाड़ियों के साथ सफर, तो कभी अलग अलग शहरों में घूमते हुए शॉट्स, और हर पोस्ट के साथ अपना रुतबा दिखाने की कोशिश। इस पूरी दुनिया में एक चीज बिल्कुल गायब थी, उसकी असली जिंदगी। इस प्रोफाइल में उसने अपनी वाइफ चंद्रिका की एक भी फोटो पोस्ट नहीं की। उल्टा कभी 4 बॉडीगार्ड्स के साथ नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमता हुआ अविनाश अपने आप को एक पावरफुल, सक्सेसफुल और अनटचेबल इंसान के रूप में पेश करता रहा, जैसे ये सब कुछ उसकी असली पहचान हो। और इसी नकली शोशेबाजी के सहारे यह लोग धीरे धीरे अपना शिकार चुनने लगे, खासकर डिवोर्स्ड महिलाएं जो जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। एक के बाद एक कई औरतें उनके बुने हुए इस मकड़ जाल में फंसती चली गई, बिना यह समझे कि सामने जो चेहरा है वो सिर्फ एक धोखा है। उन्हीं में से एक थी भोपाल की अवधपुरी में रहने वाली 34 साल की महिला। प्राइवेट बैंक में क्लर्क के पद पर काम करने वाली यह औरत पहले एक टूटी हुई शादी का बोझ उठा चुकी थी। जिंदगी ने उसे संभलने का मौका दिया ही था कि अविनाश उसकी जिंदगी में आया। उसने बातचीत की शुरुआत में खुद को एक सक्सेसफुल स्टील बिजनेसमैन बताते हुए यह कहा कि उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक माँ और एक छोटा बेटा है, जिनकी देखभाल के लिए वो दोबारा शादी करना चाहता है। बातें ऐसी थी जैसे किसी जख्मी दिल के लिए लिखी हुई कहानी। धीरे धीरे वो महिला अविनाश की बातों पर भरोसा करने लग गई। पसंद नजदीकियों में बदली और नजदीकियां रिश्तों जैसी लगने लगी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे, वक्त साथ गुजारने लगे, और फिर एक दिन वो सीमा भी टूट गई जहां अविनाश ने शादी के वादे के नाम पर फिजिकल रिलेशन भी बना लिए। वो इतनी करीब आ चुकी थी कि अविनाश को अपना सब कुछ मान बैठी थी, और उसके इसी भरोसे का सबसे खौफनाक इस्तेमाल किया गया। अविनाश ने स्टील फैक्ट्री के बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहाना बनाया, इन्वेस्टमेंट की बात की और साथ ही ये तसल्ली भी दी कि वैसे भी अब दोनों की शादी ज्यादा दूर नहीं है। अब जिस आदमी के साथ जिंदगी बितानी हो उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना उस महिला को गलत नहीं लगा। इस चक्रव्यूह में फंसी उस महिला ने अपनी सारी जमा पूंजी, लोन्स और उधार मिलाकर लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। इतना ही नहीं, करीब 5 लाख रुपए के गहने उसने अविनाश के हाथ में दे दिए। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके भरोसे, उसके सपने, उसके भविष्य की कीमत थी। फिर आया दिसंबर 2024, जब अविनाश ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। जब वो वहां पहुंची तो अविनाश ने एक बूढ़ी औरत का भेस लिए चंद्रिका से उसे मिलवाया, यह कहते हुए कि यही उसकी मां है। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि उसे जरा सा भी अंदेशा नहीं हुआ। फिर पर्सनल बात करने के बहाने अविनाश उस लेडी को अपने रूम में ले गया, जहां उसने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला उसे बेहोश कर ना सिर्फ उसका बलात्कार किया, बल्कि यह सब करते हुए इसका पूरा वीडियो चंद्रिका ने रिकॉर्ड कर लिया। पैसा मिलने और वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद अविनाश ने उस महिला से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी। जब उसने शादी की बात की तो अविनाश ने साफ इनकार कर दिया। टूटा हुआ भरोसा गुस्से में बदला, और जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो अविनाश ने उसे उसका प्राइवेट वीडियो दिखा, उसे लीक करने की धमकी के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नतीजा, इज्जत और बदनामी के डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई और चुपचाप अविनाश से दूर हो गई। इसी पैटर्न को दोहराते हुए अप्रैल 2025 में अविनाश ने अशोका गार्डन में रहने वाली एक ब्यूटिशियन को प्यार के जाल में फंसाया। उससे भी करीब 40 लाख रुपए लिए गए। उसके साथ भी वही दरिंदगी हुई और चंद्रिका के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भी ब्लैकमेल किया गया। इन औरतों के भरोसे, प्यार और सालों की मेहनत की कमाई को लूटकर अविनाश और चंद्रिका उन्हीं पैसों पर अय्याशियां करते। इनफैक्ट एक तरफ वो इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे थे और दूसरी तरफ वो उस काली कमाई से अपने बेटे हैरी की परवरिश भी कर रहे थे।
इसी लूट के पैसों से 3 जुलाई 2025 को अपने बेटे हैरी का बर्थडे तक सेलिब्रेट किया गया, जैसे किसी और की बर्बादी उनके लिए एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। इतने संगीन जुर्म इतनी सफाई से करने के बाद वो बेफिक्र हो जिंदगी जी रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उन्होंने अपना घर तक नहीं बदला। उन्हें पूरा भरोसा था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो महिलाएं कभी पुलिस के पास नहीं जाएंगी, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो ये भूल गए कि वक्त का चक्का देर से ही सही पर घूमता जरूर है। भोपाल के अवधपुरी में रहने वाली वो पहली विक्टिम डिप्रेशन के अंधेरे में डूब चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती घर वालों को बताई, जिसके बाद घर वालों ने बिना वक्त गवाए उसकी काउंसलिंग करवाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो हार मान चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर अविनाश को सजा नहीं मिली और वो नहीं पकड़ा गया तो न जाने और कितनी महिलाएं उसके जाल में फंसती जाएंगी। इसी ख्याल ने उसे दोबारा खड़े होने की ताकत दी। सारे सबूत इकट्ठा कर वो भोपाल के बाग से वेनिया पुलिस स्टेशन पहुंची और अविनाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद दूसरी विक्टिम भी सामने आई और उसने भी हिम्मत दिखाते हुए अविनाश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस ने बिना देरी किए अविनाश को तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन मौके से चंद्रिका अपने बेटे को लेकर फरार हो गई। पुलिस इंटेरोगेशन में अविनाश ने खुलासा किया कि साल 2023 से वो मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए डिवोर्स्ड और विधवा महिलाओं को टारगेट कर रहा था और इस पूरी साजिश का आइडिया चंद्रिका का था, जिसने उसे ये भरोसा दिलाया कि समाज और बदनामी के डर से ये महिलाएं कभी पुलिस तक नहीं पहुंचेंगी, और इसी सोच ने इस जुर्म को जन्म दिया। जब पुलिस ने दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि अविनाश और चंद्रिका पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में चीटिंग, फ्रॉड, साइबर क्राइम और धमकी जैसे गंभीर धाराओं में कुल 8 केसेस पहले से ही चल रहे थे। इस केस के बाद भी कई और विक्टिम सामने आई जिन्होंने अपनी खामोशी तोड़कर उनका सच बताया। फिलहाल रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने 13 सितंबर 2025 को अविनाश को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन चंद्रिका अभी भी फरार है और मल्टीपल स्टेट्स की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस केस का सबसे बड़ा मैसेज उन महिलाओं के लिए है जो जिंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही होती हैं, खासकर डिवोर्स्ड और विडो वुमेन। अकेलापन, इमोशनल सपोर्ट की कमी और नई शुरुआत की उम्मीद ऐसे लोगों के लिए एक मौका बन जाती है जिसे अविनाश और चंद्रिका जैसे शिकारी पहले से ही पहचान लेते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी में से टारगेटेड वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, जहां ऑफेंडर पहले इमोशनल वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर वहां से मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। महंगी गाड़ियां, बड़ी बातें, झूठी सक्सेस और परफेक्ट फैमिली की कहानी कई बार सिर्फ एक केयरफुली डिजाइन जाल होती है। कुछ रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी बहुत जल्दी इमोशनल इंटीमेसी बनाना चाहे, फ्यूचर प्लानिंग और शादी के वादे शुरू कर दे, तो यह लव बॉम्बिंग का साइन हो सकता है, जो नार्सिसिस्ट और प्रेडेटरी बिहेवियर में कॉमन होता है। एक और खतरनाक सिग्नल तब होता है जब प्यार के नाम पर पैसों की बात जोड़ी जाए। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी या फ्यूचर प्लानिंग के बहाने अगर पैसों की मांग की जाए तो यह फाइनेंशियल ग्रूमिंग का क्लियर इंडिकेटर है। जेन्युइन रिलेशन कभी भी इमोशनल ऑब्लिगेशन के नाम पर फाइनेंशियल सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट नहीं करता। याद रखिए, जो इंसान सबूत मांगने पर गुस्सा हो जाए, वेरिफिकेशन को अपमान समझे या रिस्पेक्ट के नाम पर चुप रहने का प्रेशर डाले, वो रिस्पेक्ट नहीं, कंट्रोल चाहता है। आपकी इज्जत आपकी खामोशी में नहीं, आपकी आवाज में है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो शर्म या डर की वजह से चुप मत रहिए। पुलिस, लीगल सिस्टम और काउंसलिंग की मदद लीजिए, क्योंकि एक शिकायत सिर्फ आपको नहीं बल्कि आने वाली कई और महिलाओं को भी बचा सकती है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।